हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को समझेंगे जिसको नाम है नीति आयोग। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कब फॉर्म हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जब ये इंस्टीट्यूशन नहीं था तो कौन सा इंस्टीट्यूशन था जो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर इंस्टीट्यूशन है ये। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग, was formed via a resolution of the Union Cabinet on 1st January 2015। 1 जनवरी 2015 को यूनियन कैबिनेट एक रिजोल्यूशन के थ्रू इसको फॉर्म करती है, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्योंकि ये कैसे फॉर्म हुआ है, रिजोल्यूशन के थ्रू फॉर्म हुआ है। नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग क्या है, एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है, यानी पॉलिसीज को सोचना, फॉर्मुलेट करना, ये पॉलिसी थिंक टैंक का काम होता है। किसका पॉलिसी थिंक टैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स देता है। आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करना। तो गवर्नमेंट को नीति आयोग हेल्प करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। क्यों? क्योंकि पॉलिसी इनपुट्स प्रोवाइड करती, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, उसके ब्रॉडर पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, इसलिए ये पॉलिसी थिंक टैंक भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ये कैसा पॉलिसी डिजाइन करती है, स्ट्रैटेजिक, लॉन्ग टर्म एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड्स रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस। कैसा एडवाइस देती है, टेक्निकल एडवाइस भी देती है टू द सेंटर, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। किसको एडवाइस कर रही है, सेंटर को, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। किस तरह का टेक्निकल एडवाइस। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग कब बनी, 1 जनवरी 2015। ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल, बट कैसी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है, ये पॉलिसी थिंक टैंक इसको कहा जाता है। और स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के अलावा ये टेक्निकल एडवाइस भी देती है स्टेट्स को, सेंटर को और यूनियन टेरिटरीज को। द नीति आयोग विल वर्क टुवर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। आखिर किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए नीति आयोग का फॉर्मुलेशन हुआ, कब हुआ, 1 जनवरी 2015। To evolve a shared vision of national development priorities, मतलब कि एक शेयर्ड विजन हो, किस चीज के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, है ना। और जो नेशनल डेवलपमेंट होगा उसकी प्रायोरिटीज क्या है, यानी किन किन एरियाज में हम फोकस करेंगे। एंड स्ट्रैटेजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, इस सब में स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। द विजन ऑफ द नीति आयोग विल देन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, नेशनल एजेंडा, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाएगा किसके लिए, नेशनल एजेंडा के लिए, फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स टू प्रोवाइड इम्पेटस टू। ये किसको हेल्प कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को हेल्प कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट्स। तो दोनों को ये नेशनल एजेंडा का फ्रेमवर्क बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, यानी सेंटर और स्टेट्स जो दो टीयर के यूनिट्स हैं,
इनके बीच में कोऑपरेशन हो, इस फेडरल यूनिट में कैसा रिलेशन हो, कोऑपरेशन का हो, थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation. Do underline this thing, strong states make a strong nation. अगर राज्य जो हैं वो वीक हो जाएंगे, डेवलपमेंट वहां नहीं होगा, तो कभी भी एक स्ट्रांग इंडिया नहीं हो सकता है। यानी इंडिया को स्ट्रांग होने के लिए सारे राज्यों, यूनियन टेरिटरी सबका स्ट्रांग होना जरूरी है। To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level, मतलब कि आप मैकेनिज्म को डेवलप करें, कौन करेगा? नीति आयोग कर रही है। ये सब फंक्शंस किसका है? नीति आयोग का, ऑब्जेक्टिव्स है। क्रेडिबल प्लानिंग बने कहां पर? विलेज लेवल पर, ग्राम लेवल पर, एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और उसको हायर लेवल तक क्या करना है? एग्रीगेट करना। जैसे विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसके बाद ब्लॉक्स, सब डिविजन्स, देन फाइनल इज डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सारे जो डिफरेंट प्लान्स आ रहे हैं, इनको एग्रीगेट करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्लान होता है पूरे जिला के लिए। तो ये जो एग्रीगेशन है, ये जो मैकेनिज्म है कि कैसे क्रेडिबल प्लानिंग होगी विलेज लेवल पर, ये सब नीति आयोग को मैकेनिज्म डेवलप करना है। क्योंकि पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उस पर नीति आयोग को काम करना पड़ेगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर अच्छा होगा तभी पॉलिसी एग्जीक्यूशन सही हो सकता है। गलत पॉलिसी कभी भी सही रिजल्ट नहीं दे सकती। इसलिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल रहता है। टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर टू इट, अगर कोई स्पेशल इनको फंक्शंस दिया जाए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह के रिगार्डिंग पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, तो उस पर ये स्पेसिफिकली फोकस करेंगे दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। और क्या करना है? इनको ध्यान रखना है कि हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट है, मतलब यहां पर जो हमारा रिक्वायरमेंट है, वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हो। मतलब कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बने, स्ट्रैटेजी बने, वहां नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी विल बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी while formulating any kind of economic strategy and policy। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को हमेशा ही अपने पॉलिसीज में आपको रिफ्लेक्ट करना है, चाहे वो पॉलिसी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाए या पॉलिसी बनाए। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मतलब कि स्पेशल अटेंशन दीजिए उन सेक्शंस को, हमारे सोसाइटी के उन वर्ग को फोकस में रखना है जो कि रिस्क में है, जिनको बेनिफिट एडिक्वेट नहीं मिलेगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस से। जैसे जो गरीब तबका है, उनका विशेष ध्यान रखना है नीति आयोग को कि उनका विकास हो। भारत का जो विकास का ये जो पूरा ग्रोथ स्टोरी है, उसमें वो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स बने। ये किसको फोकस में रखना है? नीति आयोग को रखना है। टू डिजाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिकेसी। क्या डिजाइन करना है? स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स और इनिशिएटिव, और मॉनिटर करें। ये जो भी पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स बताएंगे, इसको मॉनिटर भी करना है। नीति आयोग को मॉनिटर भी करना है इस प्रोग्राम पॉलिसीज का प्रोग्रेस क्या हो रहा है और ये कितना इफेक्टिव है। द लेसन्स लर्न थ्रू मॉनिटरिंग एंड फीडबैक विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शन। और आपको यहां से जो अनुभव मिलेगा नीति आयोग को, उसको ये आगे इस्तेमाल करेगी किस तरह के इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए, इनोवेटिव। यहां पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ, मॉनिटरिंग हुई, कैसे काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है आगे जाके वो ना हो, तो वो इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स लाना है। तो पॉलिसी बनाने से लेके मॉनिटरिंग
प्लस फीडबैक प्लस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फीडबैक, इन सब पर ध्यान रखना है नीति आयोग को। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इनकरेज पार्टनरशिप्स बिटवीन की स्टेक होल्डर्स, एडवाइस भी करना है नीति आयोग को और इनकरेज भी करना है पार्टनरशिप्स किसके बीच में, की स्टेक होल्डर्स के बीच में, नेशनल इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। की स्टेक होल्डर्स मतलब सेंटर हो सकता है, स्टेट हो सकता है, यूटीज हो सकता है, यूनियन टेरिटरी, नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हो सकते हैं, एजुकेशनल और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो सकता है। सबके बीच में पार्टनरशिप को इनकरेज करने का फोकस किसका है, नीति आयोग का है। क्योंकि नीति आयोग भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट के लिए लोग को पॉलिसी इनपुट्स वगैरह तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इंटरनेशनली भी ऐसे कई सारे थिंक टैंक्स हैं जिनके पास गवर्नेंस से रिलेटेड कई सारे एक्सपीरियंसेस, डेमोक्रेसी में वो अच्छे से चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल नीति आयोग भी करे, जो इंटरनेशनल लेवल पर फीडबैक्स है अलग अलग सेक्टर्स में पॉलिसीज को लेके क्या क्या चैलेंजेस आता है, तो ये नीति आयोग का फोकस है। टू क्रिएट अ नॉलेज innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners। उसके बाद इनको क्या करना है, एक नॉलेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम बनाना है नीति आयोग को। मतलब कि कोलैबोरेट कीजिए नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ, अदर पार्टनर्स के साथ, और देश में आपके नॉलेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके एक इकोसिस्टम डेवलप। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। अगर कोई इश्यूज हो रहा है किस तरह का, सेक्टर्स के अंदर, डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, तो एक प्लेटफॉर्म है नीति आयोग की, वहां इसका रिजोल्यूशन होगा ताकि इंप्लीमेंटेशन हो सके स्कीम्स। टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, और स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब कि लेटेस्ट रिसोर्स सेंटर बना के रखना, जहां सारा आपके पास क्या हो, इनपुट्स हो, सारा रिसोर्सेज हो। बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग उसका आपके पास रिकॉर्ड हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प देयर डिसेमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। और ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं गवर्नेंस के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, इसको क्या करना, प्रचार प्रसार करना, इसका डिसेमिनेशन करना, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सेंटर, स्टेट्स, इन सब के पास ये सारे इनपुट्स को प्रोवाइड करना। To actively monitor and evaluate the implementation of programs and initiatives, और इसको क्या करना है, ये मॉनिटर भी करती है और इवेल्युएट भी करती है प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज, कितना रिसोर्स रिक्वायर्ड है, सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी। मतलब स्ट्रेंथन करना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोग्राम सक्सीड करे वो तभी पता चलेगा जब टारगेट ग्रुप क्या है, नीडेड रिसोर्सेज कितना है। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, और किस पर फोकस करना है, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन पर फोकस करना है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है या कैपेसिटी को और बढ़ाना है, वो किसके लिए बढ़ाना है, हर जगह देखिए एक कीवर्ड आ रहा है इंप्लीमेंटेशन। ये शुरू से लेके अभी तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, तो इसलिए ध्यान रखना है नीति आयोग में जब भी आप आंसर करेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स अच्छे से हो, सक्सीड हो। ये कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह बना रहे हैं आप, उसमें सक्सेस के लिए क्या जरूरी है कि उसके रिगार्डिंग जो चैलेंजेस है वो आप समझ पाए, तभी जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, इनिशिएटिव बनाएंगे, तो ग्राउंड लेवल पर अच्छे से इंप्लीमेंट होगा। और टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड है, कैपेसिटी जो रिक्वायर्ड है, बिल्डिंग की जरूरत है, वो सब कीजिए। टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड एबव। और भी एक्टिविटीज
जो भी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है, वो सब नीति आयोग का फंक्शन। स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, इसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे राज्यों के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। Regional councils will be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or a region. Regional councils होगा, ये गवर्निंग काउंसिल है। रीजनल काउंसिल भी होगी जो कि स्पेसिफिक इश्यूज उस रीजन का देखेगा। उसमें मोर देन वन स्टेट आ सकता है एक रीजन में, या एक से अधिक रीजन हो सकता है। दीज विल बी फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टेन्योर। The regional councils will be convened by the prime minister. Prime minister regional council convene करेंगे और and will comprise of the chief ministers of state and lieutenant governor of union territories in the region. जैसे नॉर्थ रीजन के लिए एक रीजनल काउंसिल बना, तो नॉर्थ के राज्यों के चीफ मिनिस्टर, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी नॉर्थ में है तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। These will be chaired by the chairperson of the नीति आयोग और his nominee। और ये इसको चेयर कौन करेंगे? चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। एंड हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। या फिर अगर कोई व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं तो वो रीजनल काउंसिल को हेड कर सकता है। और इसमें क्या क्या होती है इस बॉडी में? एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं विथ रेलेवेंट डोमेन नॉलेज एज स्पेशल इनवाइटीज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर जिनको इनवाइट करते हैं नॉमिनेट करके वो भी आते हैं। जैसे एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसी है तो इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, उसके पास मान लीजिए इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है तो इन्वायरमेंट के फील्ड में जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो सब इंक्लूड हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड के, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स भी इसमें आते हैं। The full-time organizational framework will comprise of, in addition to the Prime Minister as the chairperson, Prime Minister तो हम लोग जान रहे हैं कि वो chairperson है और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? वाइस चेयरपर्सन VC to be appointed by the Prime Minister। और वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। इसके बाद इसमें मेंबर्स होते हैं जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 from leading universities, research organizations and other relevant institutions in an ex officio capacity. Part-time members will be on a rotational basis. Part-time members कैसे basis पर है? Rotational basis पर। Ex officio members, maximum of 4 members of the Union Council of Minister। जो Council of Ministers है यूनियन में, वहां से 4 members होंगे टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनको भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं नीति आयोग के, CEO, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। और ये जो व्यक्ति होंगे वो इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी होंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका रैंक क्या होगा? सेक्रेटरी का होगा। सेक्रेटेरिएट एज डीम्ड नेसेसरी, नीति आयोग के लिए एक सेक्रेटेरिएट भी होगी। तो ये इनका मेंबर्स का स्ट्रक्चर है। और जब नीति आयोग नहीं था तो ये काम कौन कर रहा था? प्लानिंग कमीशन कर रहा था। प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 15 मार्च 1950 को एज एन एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन टू फॉर्म 5-year प्लान्स इन द कंट्री ऑन द लाइन ऑफ USSR, सोवियत यूनियन। तो वहां से इंस्पायर्ड थे हम, और हमने, हमारी गवर्नमेंट ने 1950 में प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया। ये भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, नॉन स्टैट्यूटरी थी। अब प्लानिंग कमीशन के साथ दिक्कत क्या आ रही थी? क्यों इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से? इट एंजॉयड द पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके पास ये पावर थे कि ये फंड्स को एलोकेट करता था, किसको? मिनिस्ट्रीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को।
State's role was limited to the National Development Council and annual interaction during the plan meetings. और प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का स्टेक नहीं था, बल्कि एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, वहां स्टेट्स मिलते थे। तो स्टेट्स का जो वॉइस था वो यहीं तक सीमित था, प्लानिंग कमीशन तक नहीं। और एनडीसी की मीटिंग जब होती थी तो उस समय प्लान मीटिंग्स में स्टेट्स अपनी बात रखते थे, तो यहां स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और दूसरी चीज देखिए, फाइनेंस कमीशन जो होता है वो रिकमेंडेशंस देता है, और ये जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है इसका जिक्र कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ये एक्सरसाइज कर रही थी, एलोकेट फंड्स करना, कि किसको कितना जरूरत है, स्टेट को, मिनिस्ट्रीज को। तो ये सब जो था वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा एक्सरसाइज किया गया हुआ पावर, ये गवर्नेंस के लिए सही नहीं था। डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच का क्या डिफरेंस है? द नीति आयोग विल एक्ट मोर लाइक अ थिंक टैंक और फोरम इन कंट्रास्ट विद द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग कैसे काम कर रही है? थिंक टैंक है ये, या एक फोरम है, लेकिन प्लानिंग कमीशन जैसी नहीं है, जो कि 5 साल का प्लान बना के किस पर इंपोज कर रही है? पूरे देश, मतलब राज्यों पर भी, और रिसोर्स भी एलोकेट कर रही है। ये काम नीति आयोग का नहीं है। नीति आयोग इनपुट्स प्रोवाइड करेगी, राज्यों के लिए प्लानिंग नहीं करेगी। लेकिन ये जो प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान्स होते थे, उसमें जो प्लान के कंपोनेंट्स हैं वो राज्यों के लिए भी होते थे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच कि प्लानिंग कमीशन में बैठ के पूरे देश के लिए प्लानिंग हो रही। नीति आयोग बॉटम अप प्लानिंग को प्रमोट करता है। The major differences in approach to planning between Niti Aayog and Planning Commission is that the former will invite greater involvement of the state. Former मतलब ये पहला, नीति आयोग में इन्वॉल्वमेंट होगा किनका? राज्यों का। जबकि जो प्लानिंग कमीशन है उसमें टॉप डाउन अप्रोच है विथ अ वन साइज फिट्स ऑल प्लान। यानी ये सब डिमेरिट था प्लानिंग कमीशन कि ऊपर से बैठ के दिल्ली में एक प्लान बना दिए कुछ लोग, और वो कहे कि वन साइज फिट्स ऑल हो गया। मतलब वन साइज फिट्स ऑल मतलब कि ये जो प्लानिंग हो गई इनकी, ये पूरे देश में लागू होगी। तो ये अप्रोच जो है ना, वो टॉप डाउन अप्रोच। द प्लानिंग कमीशन रोल वाज फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड पॉलिसी एंड इट्स कैपेसिटी वाज मोर एडवाइजरी। जो प्लानिंग कमीशन का रोल था वो क्या था? फॉर्मुलेट करना ब्रॉड पॉलिसी, और कैपेसिटी इसकी, अब पूरे देश के लिए प्लानिंग कर रहा है तो एडवाइजरी फंक्शन तो कम दिख रहा है, और इसकी ज्यादा पावर्स दिख रही है यहाँ पर। नीति आयोग शैल हैव पावर्स फॉर रिसोर्स एलोकेशन टू स्टेट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। और नीति आयोग क्या बताएगा? स्टेट्स के लिए रिसोर्स एलोकेशन जैसा स्टेट्स का रिक्वायरमेंट, यानी प्लान के कंपोनेंट के साथ अटैच नहीं कर रहा है ये रिसोर्स एलोकेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करता है नीति आयोग। हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन के साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। प्लानिंग कमीशन कैसा प्लानिंग कर रहा है? टॉप डाउन, वन साइज फिट्स ऑल, जो कि फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट। राज्यों की कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं है तो डेवलप करें, कि राज्य अपने स्तर पर प्लानिंग करें, और राज्य में जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर जो पूरे जिला के लिए प्लानिंग है वो एग्रीगेटेड जो प्लानिंग हो। डिस्ट्रिक्ट की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी कब अच्छे से काम करेगी? जब विलेज लेवल पर प्लानिंग होगी, उसका कंसोलिडेशन होगा ब्लॉक्स लेवल पर, ब्लॉक्स का होगा जिला स्तर पर। तो ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहिए, तब पता चलेगा ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है कि ग्राउंड लेवल पर समस्या क्या है। अगर ऊपर से बना बनाया प्लान नीचे आ जाएगा तो पता चला उसके दिमाग में कुछ और समस्या है और जमीनी स्तर पर कुछ और समस्या है, तो वो प्लान तो वहां काम नहीं करेगा। तो इसलिए वन साइज फिट्स ऑल का जो अप्रोच था प्लानिंग कमीशन का, वो अप्रोप्रिएट नहीं था फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और गुड गवर्नेंस में वो इंपैक्ट कर रहा था। मीटिंग्स, यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन प्रमोट कर रहा है? नीति आयोग प्रमोट कर रहा है। कैसे कर रहा है? मीटिंग्स होता है प्राइम मिनिस्टर के बीच में, कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में, और सारे चीफ मिनिस्टर। हमने देखा कि जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर भी बनता है,
on subjects of national importance. शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी अच्छा प्रैक्टिस फॉलो हुआ राज्यों में जिला स्तर पर, उसको नीति आयोग रिकॉर्ड रखती है, उसको शेयर करती है, पॉलिसी में हेल्प करती है, कैपेसिटी डेवलपमेंट करती है स्टेट और यूटीज का. लॉन्चिंग ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. जैसे एक एग्जांपल आप देखें कि पहले जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, अब ये नाम को चेंज करके क्या कहा जाता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. बैकवर्ड नाम से प्रॉब्लम क्या है, जब आप किसी को बैकवर्ड कह रहे हैं तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट बनती है, डिफीटेड माइंडसेट. मतलब आपको लगता है कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, यानी ये क्या है, ये तो हारा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. लेकिन जब हम कहते हैं कि वो एस्पिरेशनल है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फोकस था कि उस जिला को पिछड़ा मत कहो, कहो कि एस्पिरेशनल है. मतलब कि अभी इंडिकेटर्स तो वहां गवर्नेंस के या सोशियो इकोनॉमिक पुअर हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहा है डेवलप करने के लिए. तो जब हमने नाम चेंज कर दिया बैकवर्ड से एस्पिरेशनल का, और ये प्रोग्राम कौन चला रही है, नीति आयोग, तो उसमें हम फिर उनके बीच में कंपटीशन है कि किसका कितना ग्रोथ हो रहा है हर साल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है किसकी है, थीम बेस्ड एक्सटेंसिव एंगेजमेंट्स इन वेरियस सेक्टर्स. थीम चुन के, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक थीम हमने चुन लिया है. तो जब थीम चुन लिया है तो वहां पर नीति आयोग फोकस कर रही है फ्रेमिंग, या फिर जैसे बायोडीजल है ना, बायोफ्यूल्स के लिए, तो ये सब थीम बेस्ड एंगेजमेंट्स हैं नीति आयोग के. फ्रेमिंग मॉडल लॉज फॉर लैंड लीजिंग एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इसके लिए भी ये क्या मॉडल लॉज नीति आयोग बनाती है. एंड एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशंस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स एंड आइलैंड डेवलपमेंट. और एरिया स्पेसिफिक भी फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हिमालयन राज्यों के लिए और आइलैंड्स के लिए. तो देखिए नीति आयोग क्या कर रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही है. कैसे प्रमोट कर रही है, इन सब मीन्स से प्रमोट कर रही है, इन सब मैकेनिज्म से प्रमोट कर रही है. राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि आपके पास पूरी कैपेसिटी है, आप प्लानिंग कीजिए, और हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करेंगे आपके पास, कि भाई क्या क्या होना चाहिए, और देशों में क्या हो रहा है, और राज्यों में क्या हो रहा है, और जिलों में क्या हो रहा है. जिलों के बीच में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के हेल्प से. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. Niti Aayog has been providing relevant technical advice to the center, states and UTs. Niti has also established models and programs for the development of infrastructure and to reignite and establish private-public partnership such as the center-state partnership model, development support services to states and union territories. देख ये सब क्या है, प्रॉपर स्कीम चल रहा है, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज to states and union territories in the form of D and SSS, and the sustainable action for transforming human capital. Sustainable action for transforming human capital साथ के नाम से चलता है. तो ये सब इनिशिएटिव्स है नीति आयोग का, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमने समझा. अब हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी जो फेडरल यूनिट्स है उनके बीच में कंपटीशन की भी भावना हो, आगे निकलने की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जब होगा तभी एक स्ट्रॉन्ग नेशन इमर्ज कर सकता है. नीति आयोग endeavors to promote competitive federalism by facilitating improved performance of states and union territories. इनका परफॉर्मेंस कैसा हो, इंप्रूव्ड हो. It encourages healthy competition among states through transparent rankings. स्टेट्स को वेरियस पैरामीटर्स में रैंक करना, वेरियस सेक्टर्स अलोंग विद अ हैंड होल्डिंग अप्रोच, और जहां उनको दिक्कत आ रही है वहां पे क्या करती है, सपोर्ट भी करती है. सम ऑफ द इंडिसेस लॉन्च्ड बाय नीति आयोग आर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स. जैसे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जब नीति आयोग बताती है तो पता चलता है कि एजुकेशन की स्थिति क्या है देश में, ये राज्य कैसा कर रहा है, वो राज्य कैसा कर रहा है. तो आपस में एक कंपटीशन की भावना होती है कि भाई वो जब अच्छा कर सकता है तो हम भी अच्छा कर सकते हैं,
और इंडेक्स हम जानते हैं स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, स्टेट में हेल्थ की क्या स्थिति है, तो बहुत सारे राज्यों की रैंकिंग होती है यहाँ पर। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, मतलब कि वाटर का मैनेजमेंट कैसा है देश में, राज्यों में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, किस राज्य में एक्सपोर्ट को लेके कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है। नीति आयोग ऑल्सो रिलीजेस डेल्टा रैंकिंग्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एवरी मंथ। हर महीने डेल्टा रैंकिंग करता है, किसके लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो आप देखें कि इतने सारे इंडेक्स को रिलीज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि राज्यों के बीच में कंपटीशन की भावना जगे और पूरे देश में राज्यों की जो स्थिति है वो सुधरे। नॉर्थ अगर बहुत पीछे है, साउथ बहुत आगे है, तो इंडिया कभी आगे नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सारे राज्य स्ट्रांग नहीं होंगे एक स्ट्रांग इंडिया इमर्ज नहीं होगा। तो उसमें आप देखें कि नीति आयोग के इतने इंडेक्स रिलीज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। The ranking of states in various social sectors based on quantitative objective criteria encourages them and even districts to improve their performance. Niti Aayog works closely with all stakeholders, including the state, UT government, concerned ministries, departments. जब ये इंडिकेटर बनाती है तो सबको इन्वॉल्व करती है। रिव्यू मैकेनिज्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकता है। सपोज इस बार में बिहार का रैंक क्या है, कम आया है, तो बिहार को ये सोचने की जरूरत है कि अगले साल हमारी रैंकिंग कैसे इंप्रूव हो। तो ये जो इसका इंप्रूवमेंट है, ये ग्राफ है, ये बिहार को क्या बनाएगा, कॉम्पिटिटिव बनाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो ये ध्यान रखना है। फ्यू मोर इनिशिएटिव्स, जैसे नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। ये काउंसिल जो है ये नीति आयोग देख रही है। दिस एपेक्स बॉडी वाज फाउंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इज चेयर्ड बाय हु, द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। तो ये काउंसिल को चेयर कौन कर रहे हैं, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कर रहे हैं। इट फॉर्मुलेट्स ओवरऑल पॉलिसीज। ये जो काउंसिल है ये एक एग्जाम्पल है इनिशिएटिव्स का जो नीति आयोग देखती है। ये क्या फॉर्मुलेट करता है, ओवरऑल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है और गाइडलाइंस, एंड मॉनिटर्स ऑल न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम्स हाईलाइटिंग अ लाइफ साइकिल अप्रोच। इट कोऑर्डिनेट्स एंड रिव्यूज कन्वर्जेंस अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग पॉलिसी डायरेक्शंस टू एड्रेस इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, अंडर न्यूरिशमेंट की प्रॉब्लम है, यानी जो हंगर की प्रॉब्लम है, ये कैसे दूर हो भारत में, इसके लिए ये काउंसिल कमिटेड है। और ये सारे अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब का जो अलग अलग स्कीम हंगर के लिए है, उन सबको कन्वर्ज करना। ऑब्जेक्टिव सबका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। सब मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये ध्यान नीति आयोग यहां रखती है। अभी जैसे ये जो काउंसिल हम देख रहे थे, इसमें ये क्या करती है, मॉनिटरिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह का प्रोक्योरमेंट सही समय से हो। राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर में। तो ये पता चलता है कि हंगर की स्थिति कितनी दूर हुई है। अदर इनिशिएटिव्स हैं जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, मेथेनॉल इकोनॉमी एटसेट्रा वगैरह पे भी नीति आयोग फोकस्ड है। तो ये अदर इनिशिएटिव्स अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल। लास्ट में हम कंक्लूजन देख लें। प्रो पीपल एजेंडा नीति आयोग का है, जो फुलफिल करेगा एस्पिरेशंस किसका, सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल। प्रोएक्टिव होगी इन एंटिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी जरूरतें क्या हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करें। पार्टिसिपेटिव होगा बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स, empower करेगा विमेन को इन ऑल एस्पेक्ट, inclusion of all groups with special attention to the EWS section, also SCs, STs and OBC communities, weaker sections को ध्यान में रखना है। the rural sector और farmers को ध्यान में रखना है। youth and all categories of minorities, equality of opportunity होगा कंट्रीज के यूथ के लिए। ट्रांसपेरेंसी होगा थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव। तो हमने नीति आयोग को समझा, नीति आयोग क्यों फॉर्म हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करता है, और
नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है, और नीति आयोग जो है उसके सामने चैलेंजेस क्या है, ये आपको सोचने की जरूरत है और आंसर राइटिंग इस पर करना चाहिए कि और नीति आयोग अपने काम को अच्छे से कैसे परफॉर्म कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।